बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटेल बेस्ड कंप्यूटर फोर्थ एडिशन। ये कोर्स है बीएस कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर का। तो ये कोर्स तो हमने पहले शुरू किया था मेरे ख्याल में 2 मार्च को, लॉकडाउन से पहले। और ये हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 तकरीबन हमने कंप्लीट कर दिया था। तो चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने जो डिस्कस की है वो असेंबली लैंग्वेज, वेलकम टू असेंबली लैंग्वेज, वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, बूलियन ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए है, ये बातें हमने की थी कि ये एक ओल्ड लैंग्वेज है, नेटिव टू यूज़र है, नेटिव टू हार्डवेयर है, जिसमें हम इसमें जो कोडिंग हम करते हैं वो हार्डवेयर की नेटिव तो है लेकिन यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट है। क्यों पढ़ते हैं हम ये कोर्स, तो ये बात हमने की थी कि हम हमें कंप्यूटर हार्डवेयर का पता चले। जो कोर्स का जो एक्चुअल नेम है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो कैसे बने हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हुई है और कैसे काम करता है। और असेंबली लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, इससे हम कोडिंग करके काम कैसे लेंगे। और असेंबली लैंग्वेज इसलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि असेंबली लैंग्वेज यूज़ करके हम हार्डवेयर को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए इस कोर्स को हम पढ़ते हैं। कौन सी बुक से पढ़ेंगे, कौन सी बुक से, तो मैंने बता दिया था कि जो बुक है असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटेल बेस्ड कंप्यूटर फोर्थ एडिशन, फोर्थ से आप लेटेस्ट भी ले सकते हैं और किप आर इरविन ने लिखी है ये बुक। तो ये बात आपने लाजमी नोट करनी है। इसके अंदर लिंक करो डिबग की बात हमने की थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए थे। वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ये वर्चुअल मशीन डायग्राम हमने डिस्कस किया था कि सबसे जो लेवल 0 जो है इसको हम वर्चुअल मशीन 0 कहते हैं, लेवल 1 पे जो है इसको हम वर्चुअल मशीन 1 कहते हैं, लेवल 2 को वर्चुअल मशीन 2, इस तरह वर्चुअल मशीन 5। लेवल 0 पे डिजिटल लॉजिक, हमारा जो हार्डवेयर है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, रजिस्टर है। माइक्रो आर्किटेक्चर जो हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन इसका काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन को फिच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसको इंस्ट्रक्शन सेट में डिवाइड करते हैं। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। यूज़र से क्या करते हैं, इनपुट लेता है, हार्डवेयर को देता है और हार्डवेयर से जो आउटपुट आता है वो यूज़र को डिस्प्ले करता है। फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन 5 पे असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिक्वेस्ट करता है कोई काम के लिए, या डायरेक्ट हार्डवेयर से भी इंटरेक्शन कर सकता है। लेट सपोज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं उसमें एक फंक्शन कॉल करता हूँ स्पीकर का, या लेट सपोज डिस्प्ले का। डंपरेज एक फंक्शन है, उसको जब मैं कॉल करता हूँ, डंपरेज का मतलब क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि जो रजिस्टर्स है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करो। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिक्वेस्ट कर सकता है और डायरेक्ट हार्डवेयर को भी इंटरेक्ट कर सकता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज है वर्चुअल मशीन 5 में। हाई लेवल लैंग्वेज हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो पहले कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, और वो प्रोग्राम फिर असेंबली लैंग्वेज से जाके हार्डवेयर में रन होता है। अच्छा, हमने बात की थी कि जो जावा है, जावा जो है वो वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट पे बनी है। जावा जो लैंग्वेज है वो वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट पे बनी है। किस तरह, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है वो पहले हम कंपाइलर से कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। अब बाइट कोड जो है वो कंपाइलर बनाता है अपनी जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम के बेस पे। जो जेवीएम इंस्टॉल्ड है नीचे हार्डवेयर पे उसके मुताबिक बनाता है। अब हर मशीन का अपना जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है। जो बाइट कोड आता है वो जेवीएम में आता है, जेवीएम फिर उस बाइट कोड को नीचे हार्डवेयर पे रन करता है। तो जावा जो है वो वर्चुअल मशीन बेस्ड कॉन्सेप्ट बनी है। लेवल 0 में क्या है, लेवल 1 में ये बात ही आपने बुक में जाके पढ़नी है। बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर और बाइनरी एडिशन और स्टोरेज और हेक्साडेसिमल, और बाइनरी का हेक्साडेसिमल में ट्रांसलेशन और बाइनरी का डेसिमल में ट्रांसलेशन, ये बातें सारी हमने उधर डिस्कस की है। ये उसका एल्गोरिथम है कि बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अच्छा, टूज कम्प्लीमेंट को कैसे फाइंड करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर का? तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, फिर कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्ट साइन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, ये तो वही है, लेकिन टूज कम्प्लीमेंट जो है, टूज कम्प्लीमेंट लेट सपोज आपने बाइनरी का फॉर्म करना हो, बाइनरी का टूज कम्प्लीमेंट कैसे फॉर्म करते हैं? बाइनरी का लेट सपोज मेरे पास बाइनरी है 001, तो इसका टूज कम्प्लीमेंट मैं मालूम करता हूँ, तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या करूँगा, फ्लिप करूँगा ऊपर को, ऊपर वाली जो डिजिट्स है उसको मैं ऐसे लिखूंगा, 1 को 0 करूँगा, 0 को 1 करूँगा, 0 को 1 और 1 को 0, तो ये हो गया वंस कम्प्लीमेंट। अब इसको टूज कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एड 1 टू द वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट के साथ मैं क्या करूँगा, एक को ऐड करूँगा 1 को, तो ये मेरे पास है 0 1 1 0, प्लस करूँगा इसके साथ 1, ये रिजल्ट देगा मुझे 0 1 1 1। तो इस डिजिट का टूज कम्प्लीमेंट मेरे पास ये आ गया। अच्छा, इसके लिए तो अच्छा डिजिटल हेक्साडेसिमल का मैं टूज कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करूंगा? तो हेक्साडेसिमल फाइंड के लिए लेट सपोज आपके पास है 43A, तो इसका हेक्साडेसिमल की टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 16 से, तो आएगा मेरे पास 12 की जगह हम लिखेंगे D, ठीक है। 3 के लिए मेरे पास आएगा C, क्योंकि जब 16 से मैं 3 का माइनस करता हूँ तो क्या आता है, 16 से 3 को मैं माइनस कर 13 आता है, 13 के लिए जो है वो E है, ABCD E F, 12 के लिए C और 13 के लिए D, और A को पे करता हूँ तो मतलब मेरे पास आता है 16 से 10 माइनस करके 6 आता है, तो ये हो गया वंस कम्प्लीमेंट। अब इसके साथ मैंने 1 को ऐड करना है, तो जब मैं 1 ऐड करता हूँ तो ये बनेगा CD7। तो इस तरह हम क्या करते हैं, टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस की थी क्लास के अंदर। रेंज साइन नंबर और अनसाइन का जो रेंज दिया हुआ है कि मतलब ये अच्छा, हमने बात की थी कि मतलब जो डेटा टाइप्स है असेंबली लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं वो है बाइट, वर्ड, डबल वर्ड और क्वाड वर्ड, ये हमारे डेटा टाइप्स है एक किस्म के। अब बाइट में दो है, एक है साइन बाइट, एक है अनसाइन बाइट। साइन बाइट इधर एक और टेबल है, उसमें सिर्फ अनसाइन बाइट की बात की गई है। देखो ये अनसाइंड बाइट है, इसमें 0 to 255 हम स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड वर्ड में 0 to 65,000, मतलब ये 16 बिट्स है, ये 8 बिट्स है। डबल वर्ड 32 बिट है, इसमें हम इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। और अनसाइंड क्वाड वर्ड में 4 वर्ड्स होंगे, एक वर्ड में 16 बाइट्स है तो इसमें एक वर्ड में 16 बिट्स है तो इसमें 64 बिट्स होंगे। 64 बिट्स वाले मेमोरी में हम इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं क्वाड। तो इसमें ये अनसाइंड बाइट्स है, मतलब इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हम सेव कर सकते हैं। इधर जो है ये साइंड है। साइंड मतलब इसमें हम माइनस प्लस दोनों नंबर सेव कर सकते हैं। इसमें मतलब साइंड बाइट में हम -128 से +127 तक सेव कर सकते हैं। साइंड वर्ड में इतना रेंज स्टोर कर सकते हैं इस तरह। ये बातें हमने क्लास के अंदर डिस्कस की थी। अच्छा, कैरेक्टर को हमने कैसे स्टोर करना है? कैरेक्टर ABC XYZ अलिफ बाता स्टार हैश वगैरह, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे डिजिट्स में। अब कौन से डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए है ASCII कैरेक्टर। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक नंबर्स है, पहला जो है वो उसको स्टैंडर्ड ASCII कहते हैं। ये 8 बिट्स है, इसमें हम 0 to 127 कैरेक्टर, मतलब इसमें हम 128 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो ASCII आया है उसको एक्सटेंडेड ASCII कहते हैं। ये 16 बिट्स है, 16 बिट्स। 16 बिट्स में जो 16 बिट्स तो नहीं है, ये 8 बिट है, लेकिन इसमें रेंज बढ़ा दिया गया है 0 to 255। इसमें हम 256 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद ANSI भी है,
लेकिन ज़्यादातर जो आजकल यूज़ होता है वो यूनिकोड है, क्योंकि इसमें हम 65,535 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ये 16 बिट है बेसिकली। तो इसमें 65,535 कैरेक्टर्स, तो इसमें हम उर्दू की अलिफ बाता या इसमें हम ABC या 1 2 3 या XYZ या स्टार हैश, फारसी की अलिफ बाता, पश्तो की अलिफ बाता, लेट्स सपोज ये सारे हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। नल कैरेक्टर क्या है, मतलब जब भी हम ये ASCII कोड वगैरह में वो कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो इसके एंड में हम एक नल कैरेक्टर लगाएंगे ताकि पता चले कि स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ है या नहीं। ASCII कोड आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक में भी इनसाइड कवर पे देख सकते हैं, या गूगल से भी देख सकते हैं। अच्छा, बूलियन ऑपरेटर है, तो बूलियन ऑपरेटर जो असेंबली लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वो नॉट एंड और, ये ऑपरेटर है। और इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, मतलब पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले नॉट होगा, फिर एंड, फिर आर होगा, मतलब इसका जो तरतीब है। अच्छा, ब्रैकेट में अगर हो, लेट्स सपोज आर है, लेकिन आर अगर ब्रैकेट के अंदर है तो पहले आर एग्जीक्यूट होगा। और जो भी हमारा डिजिटल सर्किट्स है या हमारे बूलियन ऑपरेटर है, उसको एक टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। उस टेबल में हम देते हैं कि ये इनपुट होगा तो इसका ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा तो उसका ये आउटपुट होगा। अच्छा, Boolean algebra based on symbolic designed by George Boole। जॉर्ज बूल ने इसकी इजाद किया था, इसको Boolean algebra कहते हैं। इसमें नॉट को इस तरह लिखा जाता है, एंड को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, आर को इस तरह लिखा जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, ये नॉट एक्स आर वाई है, ये नॉट एक्स एंड वाई है, ये एक्स एंड नॉट वाई है। अच्छा, ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर आपको मैंने बता दिया था कि ये इनपुट को रिवर्स करता है। ये बूलियन ऑपरेटर आप लोगों ने DLD में भी पढ़े हैं, आप लोगों ने ICT में भी पढ़े हैं, तो मतलब ये आप लोगों को आते हैं मेरे ख्याल। ये इसको हम फॉर बूलियन नॉट ऑपरेटर में जब हम आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये इनपुट को इन्वर्ट करता है। अगर आप इसको फॉल्स इनपुट देंगे तो इससे ट्रू बनाएगा, और ये आप इसको ट्रू इनपुट देंगे तो ये इससे फॉल्स बनाएगा। ये इसका सिंबल है, नॉट का सिंबल ये है। इनपुट यहाँ से आएगा, आउटपुट यहाँ से आएगा। ठीक है, इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, इसको सिंबल कहते हैं, इसको डेफिनेशन कहते हैं। हर ऑपरेटर के बारे में आपने 3 बातें नोट करनी है, डेफिनेशन क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, और सिंबल क्या है। अच्छा, डेफिनेशन फॉर ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेटर। डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि ये आपको तब ट्रू आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे। एक भी इनपुट फॉल्स होगा तो ये आपको फॉल्स आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये एंड का सिंबल है, इसके 2 इनपुट x y, और ये इसका आउटपुट x एंड y। जब दोनों एंड होंगे तो ये आउटपुट आएगा। एक दोनों फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स, एक फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स, यहाँ पर ये फॉल्स है, आउटपुट फॉल्स। जब दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू। ये हमारे पास आर ऑपरेटर है। इसके डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि ये हमें ट्रू आउटपुट देता है जब एक भी इनपुट ट्रू हो। यहाँ पर फॉल्स आउटपुट देता है जब एक भी इनपुट फॉल्स हो। यहाँ पर क्या है कि आर हमें क्या करते हैं, जब एक भी इनपुट ट्रू हो ये हमें ट्रू देता है। अब यहाँ पर दोनों इनपुट फॉल्स है इसलिए फॉल्स दे रहा है। अब एक भी अगर ट्रू है, सिर्फ ये ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, आउटपुट ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आउटपुट ट्रू। एक भी इनपुट अगर ट्रू हो, दोनों में से एक भी ट्रू हो, ये एक ट्रू है ना तो आउटपुट ट्रू, ये एक ट्रू है, आउटपुट ट्रू, तो दोनों ट्रू हो तो फिर तो वार नहीं आ रही। इसका एग्जांपल इस तरह है कि लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स को एनरोल करता हूं, तो मैंने ये कंडीशन रखी है कि लेट्स सपोज स्टूडेंट ने अगर मैथ्स पढ़ा हो या कंप्यूटर पढ़ा हो तो वो BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकता है। अब एक स्टूडेंट आता है, उसने मैथ्स भी पढ़ा है और कंप्यूटर भी पढ़ा है, तो फिर तो ठीक है, ऑब्वियसली ट्रू। अब एक स्टूडेंट आता है, उसने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा है, मैथ्स नहीं पढ़ा, तो ठीक है, कंप्यूटर एक भी पढ़ा है तो ठीक है। अब एक स्टूडेंट आता है, उसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, मैथ्स पढ़ा है, तो भी ट्रू है। अब स्टूडेंट आता है, उसने न मैथ्स पढ़ा है न कंप्यूटर पढ़ा है, तो फिर तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। आर के नाम से जाहिर है कि मतलब ये या ये, इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। ऑपरेटर के प्रेसिडेंस क्या है, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सबसे पहले नॉट एग्जीक्यूट होगा, फिर आर होगा। यहाँ पर देखो, नॉट होगा पहले एक्स का निगेशन मालूम होगा, फिर आर होगा। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है तो पहले ये होंगे,
ओबेडीमास फार्मूला आपको याद होगा, ब्रैकेट वाला सबसे पहले होगा, एक्स और वाई पहले होगा, फिर बाद में निगेशन मालूम होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों एंड होंगे, वाई और जेड, वाई एंड जेड, फिर बाद में एक्स के साथ आर होंगे। अच्छा, तो अब हम हर किस्म की इक्वेशन के लिए वो ट्रुथ टेबल मालूम कर सकते हैं। ये एक बुलियन फंक्शन है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है? ये एक टेबल होता है जिसमें वैल्यूज होती है। अच्छा, जो बुलियन फंक्शन है ये मल्टीपल इनपुट्स लेता है और हमें सिर्फ एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक आउटपुट। तो इस आउटपुट को हम जब ये एक टेबल में शो करते हैं तो उस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। लेट्स सपोज हमें ये इनपुट दिया हुआ है, सॉरी ये इक्वेशन दिया हुआ है कि इसका आउटपुट मालूम करें। तो इसका आउटपुट मालूम करने के लिए हम ट्रुथ टेबल में इसकी पॉसिबल वैल्यूज डालेंगे। अच्छा, ये x आप लोगों ने अगर लिखना हो तो आप लोग इस तरह लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए x, फिर लिखिए y, फिर लिखिए नॉट x। ठीक है, तो आपने वैल्यूज कैसे डालने हैं? सबसे पहले f फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर एंड में ट्रू ट्रू। अब ये आ गया। अब हमने इधर क्या करना है? नॉट एक्स फाइंड करना है। तो x का अपोजिट, x में f है तो इधर हम अपोजिट ट्रू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x में f है तो हम अपोजिट, ये नॉट ऑपरेटर है, इधर ट्रू लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? x में t है तो हम इधर फॉल्स लगाएंगे। यहाँ पर x में ट्रू है तो हम इधर फॉल्स लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया नॉट x। तो इस इक्वेशन के लिए हमने पहले फाइंड कर दिया, हमें x और y तो दिए गए हैं लेकिन नॉट x हमने फाइंड कर दिया। अब हम नॉट x और y करते हैं, नॉट x और y, इसको साथ नॉट x और y। अब जो नॉट x हमने फाइंड किया हुआ है, जो नॉट x हमने फाइंड किया हुआ है इसको y के साथ r करते हैं। तो ये दोनों अब और होंगे। तो मतलब मैंने बता दिया था कि एक भी इनपुट हमारे पास क्या हो, ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू आएगा, तो ये भी ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, और इस तरह रिजल्ट इन्होंने भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह इस इक्वेशन का भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले x और y दिए हैं, नॉट y फाइंड करें, ये f को ट्रू करो, ट्रू को f करो, f को ट्रू करो, ट्रू को f करो। अब इन दोनों को एंड करो, इन दोनों को, इसको इसके साथ एंड करो। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स, ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स। ठीक है, इस तरह ये मल्टीप्लेक्सर का जो वो होता है, मल्टीप्लेक्सर के तीन इनपुट है x, y और s। तो इनके मतलब आप वैल्यू लगाएंगे पहले, f f f f मतलब ये जो भी है आप लगा सकते हैं। मतलब वो जो टेबल मैंने आप लोगों को बताया था 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 वगैरह, उस बेस पे तो ये बनाएंगे आप। पहले आप y को s के साथ एंड करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, फिर s का नॉट मालूम करेंगे, f है तो t लगाएंगे, f है t लगाएंगे तो नॉट s फाइंड होगा। फिर x के साथ नॉट करेंगे, नॉट s को एंड करेंगे, s और नॉट x और इस नॉट s को एंड करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। अब इन दोनों को आर करो, इसको और इसको, तो ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर का वो आएगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को मैं एक इक्वेशन देता हूँ, आपने उस इक्वेशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। वो इक्वेशन है x एंड नॉट y or not z and x। इस इक्वेशन के लिए आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मतलब किसी भी तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ताकि क्वेश्चन मुझे पूछिए, मैं अगली क्लास के अंदर फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।